नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सरकारी और निजी क्षेत्र के कोविड टीकाकरण केंद्रों को इस महीने राजपत्रित अवकाश सहित सभी दिन खुला रखने का फैसला। देश में अब तक 6 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदुरई में रैली को संबोधित किया। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को स्थानीय निकायों के लिए 4,608 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के काकापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, बिम्स्टेक के अंतर्गत भारत क्षेत्रीय सहयोग और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की याद में गुड फ्राइडे आज धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। मियामी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में पिछले साल के विजेता एशले बार्टी का सामना कनाडा की बायंसा आंद्रेस्क्यू से होगा। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं कनकलता। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड टीकाकरण के जोरदार विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कोविड टीकाकरण केंद्रों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखने का फैसला किया है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि वे इन केंद्रों को पूरे महीने सप्ताह के 7 दिन खुला रखें। ये केंद्र राजपत्रित अवकाश पर भी खुले रखे जाएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विस्तृत बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग टीकाकरण की सुविधा का लाभ उठा सकें। देश में टीकाकरण के कार्य की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जा रही है और स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। देश में 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड टीका लगाए जाने का अभियान तेज हो रहा है। 16 जनवरी को शुरू किया गया ये अभियान विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान बन गया है। पहले स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को ये टीका लगाया गया। बाद में 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को इसकी सुविधा उपलब्ध कराई गई। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को ये टीका लगाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एक रिपोर्ट। 45 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण की बुकिंग के लिए कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए 3 बजे के बाद लोगों को अपने पहचान पत्र के साथ नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाना होगा। यदि किसी ने कोविन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई अस्पताल टीकाकरण के इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो टोल फ्री नंबर 1075 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। देश भर में टीकाकरण केंद्रों पर पिछले 2 दिनों में टीका लेने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए ऐसे ही कुछ लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। अनिल कुमार, जिन्होंने टीके की पहली खुराक ली, ने कोरोना टीकाकरण की पूरी व्यवस्था की सराहना करते हुए संतुष्टि जाहिर कर दी। मैंने वैक्सीनेशन मैक्स हॉस्पिटल से कराया एंड मैक्स हॉस्पिटल की जो अरेंजमेंट था वो बहुत अच्छा था, मैक्स साकेत का, और ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसे कोई फील नहीं किया मैंने। आई एम गुड एंड परफेक्ट। रवि कुमार ने टीकाकरण के तुरंत बाद से ही अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू करते हुए लोगों को अफवाहों से सावधान रहने की हिदायत दी। I took the jab in the morning today. It was Covaxin. I took it from a government center. It was perfectly organized there. I'm feeling perfectly normal. There's no side effect at all. हर गुजरे दिन के साथ देश का टीकाकरण अभियान व्यापक होता जा रहा है। सौभाग्य के साथ आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में अब तक 6 करोड़ 87 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि कल 36,71,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इस बीच देश में प्रतिदिन कोविड के नए मामले और मृतकों की संख्या बढ़ रही है। मंत्रालय ने बताया है कि कल एक दिन में कोविड के 81,000 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,23,00,000 से अधिक हो गई है। इसी दौरान 469 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई। इसके साथ ही इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,63,000 से अधिक हो गई है। इस समय 6,14,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित संख्या का लगभग 5% है। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर घटकर 93.67% हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि कल 5,000 से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हुए। अब तक 1,15,00,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। गुजरात में कल 4,54,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इसके साथ ही राज्य में अब तक 60,65,682 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने टीकाकरण अभियान के तहत राज्य के सभी प्रवासी मजदूरों का टीकाकरण किया जाएगा। एक रिपोर्ट। 45 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों को टीके देने के सरकार के फैसले के बाद बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार ने अन्य राज्य के लोगों को भी टीकाकरण अभियान के तहत टीके देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में कल शाम आयोजित एक कोर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अहमदाबाद, सूरत, कच्छ के जिला कलेक्टरों को और नगर निगम आयुक्तों को प्रवासी मजदूरों के क्षेत्र में विशेष टीकाकरण शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार में कल एक ही दिन में 1,81,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। राज्य में अब तक 30,16,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि पूरे राज्य में 2,200 केन्द्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। श्री पांडेय ने कहा कि बिहार में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामले बढ़े हैं, लेकिन स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में नियंत्रण में है। इस बीच राज्य में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। 488 से अधिक नए मामलों की पुष्टि के साथ ही राज्य में इस समय मरीजों की संख्या 1,907 हो गई है, जबकि राज्य में संक्रमण से 2,62,529 मरीजों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 98.69% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सक्रिय कुल मामलों का 80% से अधिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब और मध्य प्रदेश में है। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज शाम उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं और कड़े प्रतिबंधों की घोषणा कर सकते हैं। इसी तरह राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी पुणे में एक बैठक करके स्थिति की समीक्षा की और कोविड महामारी की रोकथाम के लिए आवश्यक उपायों की घोषणा की। इसके अंतर्गत होटल, पब्स, रेस्तरां, धार्मिक स्थान, थिएटर और सिनेमा हॉल अगले 7 दिन के लिए बंद रहेंगे। महाआघाड़ी गठबंधन के कई नेताओं ने पूर्णबंदी के बदले कड़े निर्देशों के संकेत दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही भारी वृद्धि प्रशासन और सरकार की चिंता बढ़ा रही है और इसी स्थिति का ब्यौरा लेकर ठोस उपायों की घोषणा करने के बारे में विचार विमर्श करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज शाम उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया है। हालांकि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रतिकूल परिणामों को देखते हुए सरकार में शामिल महाविकास आघाड़ी के कई मंत्री पूरी तरह लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। राज्य के राहत तथा पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि राज्य में लॉकडाउन लगाने का सरकार का विचार नहीं है और मुंबई में उपनगरीय लोकल सेवा भी बंद नहीं की जाएगी, लेकिन कड़े निर्बंध लागू करने पर जरूर जोर दिया जाएगा और इसी के बारे में आज की बैठक में चर्चा होने की संभावना है। मुंबई के अभिभावक मंत्री असलम शेख ने भी लॉकडाउन के कारण शहर के होटल, रेस्तरां और ढाबे में तथा अन्य जगहों पर काम करने वाले स्थलांतरित मजदूरों की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक आशीष शेलार ने वर्तमान स्थिति में लॉकडाउन की उपयुक्तता पर सवाल उठाया है और सभी क्षेत्रों में उचित और समर्थनीय निर्बंधों की मांग की है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तेलंगाना में कल कोविड के 965 नए मामले सामने आए, जबकि 312 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.46% है। इस समय तेलंगाना में 6,100 से अधिक कोविड के सक्रिय मामले हैं। इनमें से लगभग 2,200 मरीजों का घर पर ही इलाज चल रहा है। इस बीच कोविड से 5 और लोगों की मौत होने से राज्य में मरने वालों की संख्या 1,706 हो गई है।
अब तक 13,26,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। मध्य प्रदेश में कल एक दिन में कोविड के 2,546 नए मामलों की पुष्टि हुई और 1,573 मरीजों को ठीक होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। एक रिपोर्ट। प्रदेश में संक्रमण के चलते कल 12 मरीजों की मृत्यु हुई है। मरने वालों की कुल संख्या 3,998 हो गई है। इंदौर में 638 नए मामले सामने आए हैं, जबकि भोपाल में 499 मामले सामने आए हैं। दोनों शहरों में सक्रिय मामले 4,000 से अधिक हैं। इस बीच राज्य में टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए इंदौर प्रशासन 3 दिवसीय 2, 3 और 4 अप्रैल को शहर में टीकाकरण महोत्सव मना रहा है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को आज मुंबई में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। शनिवार को एक कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अगले चरण का प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रचार में जुटे हैं। तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी में एक ही चरण में, असम में तीसरे और अंतिम चरण तथा पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का मतदान 6 अप्रैल को होगा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी और केरल की मल्लापुरम लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी 6 अप्रैल को ही वोट डाले जाएंगे। इस चरण का प्रचार रविवार को समाप्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में मदुरई में एनडीए गठबंधन का प्रचार करते हुए कहा कि विपक्षी कांग्रेस और डीएमके पार्टी ने तमिल संस्कृति को बचाने के लिए कोई काम नहीं किया। श्री मोदी ने कहा कि जलीकट्टू और देवेंद्र कुला वेल्लार के मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उनका विरोध भी किया। उन्होंने राज्य में सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। Guided by the mantras of सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, the NDA government is working to bring a positive change in the lives of 130 crore Indians. For Tamil Nadu and especially southern Tamil Nadu, we want to focus on infrastructure, irrigation, investment. इस बीच डीएमके नेता स्टालिन ने अरवाकुरुचि में कहा कि वे स्वयं और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता आयकर छापों से नहीं डरते। उन्होंने विपक्षी दलों के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से कार्य करने पर भाजपा सरकार की आलोचना की। भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए चेन्नई में हैं। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अलागिरी ने भी विपक्षी दलों को बदनाम करने के लिए आयकर छापे डालने की कोशिश के लिए भाजपा की आलोचना की। केरल में तीनों प्रमुख गठबंधनों के लिए राष्ट्रीय नेता और स्टार प्रचारक जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल पहुंच रहे हैं। वे पट्टनमथिट्टा जिले में कोन्नी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बाद में वे तमिलनाडु में कन्याकुमारी में प्रचार के लिए रवाना हो जाएंगे। दोनों ही जिलों में एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए ने मजबूत उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिससे वहां कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह कल एनडीए के प्रचार अभियान के अंतिम चरण में शामिल होंगे। इस बीच यूडीएफ के पक्ष में चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कल केरल पहुंच रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश कारात और बृंदा कारात एलडीएफ के पक्ष में पहले से ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मतदान में मात्र 4 दिन बचे हैं और राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में विकास, रोजगार, शबरीमला और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। इस बीच चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों के लिए डाक मतदान की प्रक्रिया जारी है।
भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कल ही ये स्पष्ट हो गया था कि तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार रही हैं। आज पश्चिम बंगाल में कूच बिहार के सीतलकुची में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2 मई को दीदी सत्ता से बेदखल हो जाएंगी। ममता बनर्जी पर उत्तर बंगाल के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अब वे चुनाव लड़ने के लिए किसी दूसरी सीट की तलाश करेंगी। दूसरी ओर कूच बिहार जिले के दिनहाटा निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्री शाह के दावे का खंडन करते हुए कहा कि वे नंदीग्राम से जीतेंगी। उन्होंने भाजपा पर विघटनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के लिए केंद्र सरकार की आलोचना भी की। असम में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में कुल 40 सीटों के लिए 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के राज्य अध्यक्ष रणजीत कुमार दास के लिए पट्टाचार कुच्ची में रैली की। श्री नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक सांप्रदायिक दल है। पार्टी असम में एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल के साथ चुनाव लड़ रही है। श्री नड्डा ने कहा कि यदि पार्टी सत्ता में आएगी तो अगले वर्ष मार्च तक 1 लाख युवाओं को रोजगार देगी। उधर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पार्टी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा, बीपीएफ के प्रमुख हग्रामा महलारी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा और एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल भी रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने असम में करीमगंज जिले के राताबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 149 पर फिर से मतदान कराने के आदेश दिए हैं। कल मतदान पूरा होने के बाद एक निजी वाहन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले जाने की घटना के बाद ये निर्णय लिया गया है। इस घटना के जिम्मेदार पीठासीन अधिकारी सहित 4 मतदान अधिकारियों को निर्वाचन आयोग ने निलंबित कर दिया है। इस वोटिंग मशीन को बरामद कर लिया गया है और जांच के दौरान इसकी सील सही पाई गई। हालांकि अधिकतम सावधानी उपायों के तहत इस मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान कराने का फैसला किया गया है। आयोग ने इस संबंध में विशेष पर्यवेक्षक से भी रिपोर्ट मांगी है। और अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकारी और निजी क्षेत्र के कोविड टीकाकरण केंद्रों को इस महीने राजपत्रित अवकाश सहित सभी दिन खुला रखने का फैसला। देश में अब तक 6 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदुरई में रैली को संबोधित किया। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को स्थानीय निकायों के लिए 4,608 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के काकापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, बिम्स्टेक के अंतर्गत भारत क्षेत्रीय सहयोग और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की याद में गुड फ्राइडे आज धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। और मायामी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में पिछले साल की विजेता एश्ले बार्टी का सामना कनाडा की बायंसा आंद्रेस्क्यू से होगा। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को स्थानीय निकायों के लिए 4,608 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की है। पिछले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने 28 राज्यों को स्थानीय निकाय अनुदान के रूप में 87,460 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी। इसमें से 60,750 करोड़ रुपए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए, जबकि शेष राशि शहरी स्थानीय निकायों के लिए थी। यह अनुदान राशि ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा खुले में शौच मुक्ति, पेयजल आपूर्ति और वर्षा जल संचयन पर खर्च की जाएगी। शहरी निकायों में इस राशि का उपयोग वायु गुणवत्ता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता उपायों पर भी किया जाएगा। केंद्र सरकार जल्द ही देश में एक अनोखी भूखंड पहचान प्रणाली शुरू करेगी, जिसमें प्रत्येक भूखंड के लिए अलग अलग पहचान संख्या आवंटित होगी। कुछ राज्यों में इस प्रणाली को प्रायोगिक स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया गया है। 14 अंकों की ये संख्या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी, ताकि सभी राज्य इसे आसानी से अपना सकें। इससे भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन रखने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर में दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के काकापूरा इलाके में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 3 आतंकी मारे गए। आकाशवाणी से बातचीत में जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि तलाश अभियान जारी है। कल नौगांव श्रीनगर में बीजेपी के एक लीडर के यहाँ अटैक हुआ था, जिसमें पुलिस का एक सिपाही मार्टर्ड हुए। उसके बाद हम लोग उसको फॉलो अप करते गए और लास्ट में इवनिंग में इंसिडेंट हुआ तो
काकपवार में पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ मिलकर कॉर्डन डाला। रात में 4 बजे फायरिंग शुरुआत हुई और अर्ली मॉर्निंग फिर से फायरिंग हुआ। इनकाउंटर में 3 हार्डकोर टेररिस्ट एलईटी के मारे गए हैं। ये वही है जो कल बीजेपी के एक लीडर के यहाँ अटैक किया था। वहाँ बरामदगी हुआ है, हथियार हुआ है, AK-47 राइफल हुआ है, पिस्टल हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बिम्स्टेक ढांचे के अंतर्गत क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कल बिम्स्टेक की 17वीं मंत्रिस्तरीय बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इस संगठन को और अधिक मजबूत तथा प्रभावशाली बनाना चाहता है। विदेश मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में ये संगठन सभी के मिले जुले प्रयासों से नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कल शंघाई में भारतीय उद्यमियों के साथ बैठक की। बैठक में कपड़ा, दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण, रसायन, सूचना और प्रौद्योगिकी तथा बैंकिंग क्षेत्रों के 30 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। श्री मिस्री आज शंघाई में इंडिया एट 75 समारोह की भी शुरुआत करेंगे। ताइवान की एक सुरंग में रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने से 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि 77 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना स्थल पर राहत दल पहुंच चुका है। अग्निशमन विभाग ने एक बयान में कहा है कि ताइतुंग जा रही एक रेलगाड़ी वालिन के पास सुरंग की दीवार से टकरा गई। उन्होंने बताया कि रेलगाड़ी में लगभग 350 लोग यात्रा कर रहे थे। बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मायामी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में पूर्व चैंपियन एश्ले बार्टी का मुकाबला कनाडा की बायंसा आंद्रेस्क्यू से होगा। एश्ले बार्टी ने एलिना स्वितोलिना को सेमीफाइनल में आसानी से हराकर फाइनल में जगह पक्की की। वहीं पुरुष वर्ग में पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज ने ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को 2-6, 6-3, 6-4 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष में भारत ने किसी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक राजमार्गों का निर्माण कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन 37 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गडकरी ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में कुल 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद ये उपलब्धि हासिल की गई। इस बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 7 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है। इस दौरान राजमार्गों की लंबाई 91,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,37,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। गुजरात विधानसभा ने धार्मिक स्वतंत्रता कानून 2003 संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। इसमें विवाह के माध्यम से जबरन या धोखेबाजी से धर्मांतरण कराने पर दंड का प्रावधान किया गया है। नए विधेयक में आरोपी के दोषी पाए जाने पर 3 से 10 वर्ष की जेल की सजा और 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में वर्ष 2003 के अधिनियम में संशोधन किया गया है। इससे धर्मांतरण कराने के उद्देश्य से महिलाओं से विवाह की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने कहा कि सरकार ने गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता कानून 2003 में संशोधन किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मातृभाषा के प्रचार और प्रसार पर जोर दिया है। ओडिशा में राजभवन में सांसद अच्युता सामंता की नीलिमा रानी माय मदर माय हीरो पुस्तक का विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि हमें हमेशा अपने मातृमूर्ति, मातृभूमि और मातृभाषा को याद रखना चाहिए। श्री नायडू आज से ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर हैं। वे आज कटक में आदिकवि सरला दास की 600वीं जयंती में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति कल भुवनेश्वर में उत्कल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। आज गुड फ्राइडे है। इस दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह ने मानवता के कष्ट दूर करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। ईसाई समुदाय के लोग इस अवसर पर एक दूसरे के लिए शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं। रविवार को ईस्टर के समारोह शुरू होंगे। ऐसी मान्यता है कि ईस्टर के दिन ईसा मसीह फिर से जीवित हो उठे थे।
भारत में विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नागालैंड में ईसाई समुदाय के लोगों ने गुड फ्राइडे के अवसर पर उपवास रखा है। गुड फ्राइडे को पवित्र माना जाता है क्योंकि इस दिन यीशु मसीह ने प्रेम और मानवता के पाप दूर करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। नागालैंड में इस बार ईसाई समुदाय के लोग गुड फ्राइडे गिरजा द्वारा और घरों में कोविड दिशा निर्देशों के तहत मना रहे हैं। इस अवसर पर लोग एक दूसरे की खुशहाली की कामना करते हैं। सुनियो आकाशवाणी समाचार कोहिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक संदेश में कहा है कि गुड फ्राइडे हमें ईसा मसीह के संघर्षों और बलिदानों की याद दिलाता है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि ईसा मसीह का जीवन जरूरतमंदों की सेवा और रोगियों को स्वस्थ करने के प्रति समर्पित था। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिन के समय तेज हवाएं चलने की संभावना है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर चेन्नई में गर्म हवाओं के साथ अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोलकाता में अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। दोपहर या शाम तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 4 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जम्मू में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। लेह में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 10 डिग्री रहने के आसार हैं। गिलगित में भी आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। दोपहर बाद या शाम को बादल छा सकते हैं। तापमान 19 से 31 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। देहरादून में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चंडीगढ़ में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। हैदराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आइए सुनते हैं उनका गायन। जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा, सोही परम पद पावेगा, सोही परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा जो भजे हरि को सदा सोई परम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकारी और निजी क्षेत्र के कोविड टीकाकरण केंद्रों को इस महीने राजपत्रित अवकाश सहित सभी दिन खुला रखने का फैसला। देश में अब तक 6 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदुरई में रैली को संबोधित किया। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को स्थानीय निकायों के लिए 4,608 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के काकापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, बिम्स्टेक के अंतर्गत भारत क्षेत्रीय सहयोग और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की याद में गुड फ्राइडे आज धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। और मियामी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में पिछले साल के विजेता एश्ले बार्टी का सामना कनाडा की बायंसा आंद्रेस्क्यू से होगा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।